8 साल पहले केरल में चलती कार में एक मलयालम की टॉप एक्ट्रेस का अपहरण होता है। कार में 7 लोग थे। 2 घंटे तक उनका सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, रेप होता है। मामला सामने आते ही मलयालम सिनेमा की परतें खुलती हैं, गिरफ्तारियां होती हैं। इंडस्ट्री के सुपरस्टार दिलीप का नाम कथित तौर पर आता है, उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। 85 दिन जेल में रहने के बाद जमानत मिलती है और आज 8 दिसंबर को उन्हें केरल की एक सेशन कोर्ट ने इन सभी आरोपों से बरी कर दिया। लेकिन इन 8 सालों में कई याचिकाएं डाली गई, सैकड़ों लोगों ने गवाही दी, गवाही पलटी, कुछ ऐतिहासिक काम भी हुए। मसलन मलयालम सिनेमा का सच उजागर करती 290 पेज की हेमा कमेटी की रिपोर्ट। इन सब पर विस्तार से बात, पर पहले लेटेस्ट अपडेट। केरल के एर्नाकुलम सेशन कोर्ट ने आज फैसला सुनाया। जज थी हनी एम वर्गीस। उन्होंने कहा कि एक्टर दिलीप एक्ट्रेस से उत्पीड़न मामले में शामिल नहीं थे। कोर्ट ने कहा कि प्रोसिक्यूशन यानी आरोप लगाने वाला पक्ष साबित नहीं कर पाया कि दिलीप ने ये साजिश रची थी। दिलीप के अलावा कोर्ट ने इन 3 लोगों को भी बरी किया है, चार्ली थॉमस, सुनील कुमार और शरद नायर। इसके अलावा 3 अन्य आरोपी विष्णु, विपिन लाल और अनीश को अदालत ने पहले ही सरकारी गवाह घोषित कर दिया था। कोर्ट ने मामले में 6 आरोपियों को दोषी करार दिया। 12 दिसंबर को उन्हें सजा सुनाई जाएगी। इसमें सबसे पहले है मुख्य अभियुक्त 37 साल का पल्सर सनी, फिल्म इंडस्ट्री से करीबी रिश्ता रखने वाला ड्राइवर और मुख्य आरोपी। दूसरा 33 साल का मार्टिन एंटनी, कोची के स्टूडियो में ड्राइवर। तीसरा 37 साल का बी मणिकंदन, ड्राइवर। 38 साल का विजीश वीपी, इलेक्ट्रीशियन। 30 साल का सलीम एच और 31 साल के प्रदीप दोनों बस क्रू में काम करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये सभी उस वक्त गाड़ी में मौजूद थे जब एक्ट्रेस का यौन उत्पीड़न हो रहा था। इन पर गैंगरेप, क्रिमिनल कंस्पिरेसी, महिला की निजता का हनन, गैर कानूनी रूप से बंधक बनाना, सबूत मिटाना, अश्लील तस्वीरें और वीडियो लेना और शेयर करने के आरोप लगे हैं। फैसला आने के बाद दिलीप ने उन सभी का धन्यवाद किया जो 8 साल से उनके साथ खड़े थे। बोले ये पूरा केस उनके खिलाफ एक साजिश थी जिसकी शुरुआत उनकी पूर्व पत्नी एक्ट्रेस मंजू वॉरियर ने की। एक बड़े पुलिस अधिकारी और क्रिमिनल पुलिस के गैंग ने मिलकर ये केस बनाया। इन पुलिस वालों ने कुछ मीडिया वालों के साथ मिली भगत से कहानी गढ़ी और फैलाई और आज वो कहानी ढह गई। उधर केरल सरकार इस फैसले के खिलाफ अपील करने जा रही। केरल के कानून मंत्री पी राजीव बोले मुख्यमंत्री के साथ चर्चा हो चुकी है, अपील दाखिल करने का फैसला हो गया है। फैसले को ध्यान से पढ़ा जाएगा कि कौन कौन से पॉइंट्स कमजोर रहे। सरकार पूरी तरह से पीड़िता के साथ है। रिएक्शन फिल्म इंडस्ट्री से भी आए। कई एक्टर्स ने फैसले पर नाराजगी जताई। एक्टर रीमा कलिंगल ने अवलक्कोपम कैंपेन फिर से शुरू किया। अवलक्कोपम एक मलयाली फ्रेज है जिसका मतलब है वी आर विद हर। उनका साथ रम्या नंबीसन समेत कई कलाकारों ने दिया। वहीं एक्टर पार्वती थिरुवुतु ने तो फैसले पर नाराजगी जताते हुए इंस्टाग्राम पर लिखा कि जस्टिस अब एक सोचा समझा स्क्रिप्ट हमारे सामने बड़ी बेशर्मी से फैलाया जा रहा है। उधर मलयालम अभिनेताओं की संस्था AMMA, एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट, ने कहा कि वो कोर्ट के फैसले का सम्मान करती है। ये आज का लेटेस्ट अपडेट है। अब केस का बैकग्राउंड समझिए। पत्रकार निधि सुरेश ने मीडिया संस्थान न्यूज लॉन्ड्री और न्यूज मिनट के लिए इस बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट की और कई फॉलोअप रिपोर्ट्स की। इस रिपोर्ट का एक अंश आपको बताते हैं। 17 फरवरी 2017 साउथ की एक टॉप एक्ट्रेस का कोची में चलती कार में अपहरण कर गैंगरेप हुआ। मुख्य आरोपी पल्सर सुनी। पूरा क्राइम रिकॉर्ड किया, 8 वीडियो क्लिप बनाई। 48 घंटे के अंदर 3 आरोपी पकड़े गए। सुनी समेत बाकी आरोपी कुछ दिन बाद गिरफ्तार हुए। अप्रैल 2017 पहली चार्जशीट पल्सर सुनी समेत 7 लोगों के खिलाफ ये चार्जशीट दाखिल हुई। मई 2017 मलयालम सिनेमा की कई महिला कलाकार पीड़िता के समर्थन में आई। विमेन इन सिनेमा कलेक्टिव यानी WCC बनाया। सीएम पिनराई विजयन से मिलकर केस की जांच की मांग की। जून 2017 मामले में ट्विस्ट आया। जेल से पल्सर सुनी का एक कथित लेटर लीक हुआ। एक्टर दिलीप को एड्रेस करते हुए उसने लिखा कि दिलीप को धोखा नहीं दिया, लेकिन दिलीप ने उसे वकील तक नहीं दिया और अब पैसे मांग रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक दिलीप ने सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया। उल्टे पीड़िता पर ही आरोप लगाया कि वो पल्सर सुनी की दोस्त थी। फिर 10 जुलाई को एक्टर दिलीप गिरफ्तार होते हैं। मलयालम इंडस्ट्री में हड़कंप मचता है। उस वक्त दिलीप एमा के कोषाध्यक्ष थे। WCC ने दबाव बनाया। एमा ने एक्टर दिलीप को तब संस्था से निकाला। बाद में प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने भी बाहर का रास्ता दिखाया। सितंबर समाज 2 खेमों में बट गया, एक दिलीप के साथ और दूसरा पीड़िता एक्ट्रेस के साथ। दिलीप की फिल्म रामलीला रिलीज हुई तो सोशल मीडिया पर बायकॉट रामलीला ट्रेंड करने लगा। उधर WCC ने राज्य फिल्म अवार्ड समारोह में अवलक्कोपम कैंपेन लॉन्च किया। 3 अक्टूबर 2017 दिलीप को जमानत मिली। नवंबर 2017 दूसरी चार्जशीट 650 पन्ने की। 12 आरोपी, 8वें नंबर का आरोपी एक्टर दिलीप। उनकी पूर्व पत्नी मंजू वॉरियर को मुख्य गवाह बनाया गया। मंजू बोली दिलीप का काव्या माधवन के साथ अफेयर ही तलाक की वजह था और ये बात पीड़िता ने ही उन्हें बताई थी, इसलिए दिलीप उस पीड़िता से, उस एक्ट्रेस से नाराज था। नवंबर 2017 में एक और बड़ा डेवलपमेंट हुआ। केरल सरकार ने कमेटी बनाई, जस्टिस हेमा कमेटी। इसमें शामिल थी केरल हाई कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस के हेमा, पूर्व ब्यूरोक्रेट के बी वलसाला कुमारी और एक्ट्रेस टी शारदा।
दिसंबर 2021 में मामले में एक और मोड़ डायरेक्टर बालचंद कुमार के बयान से आया। बोले उन्होंने दिलीप के घर पर पल्सर सुनी को देखा था। दावा कि दिलीप ने परिवार और कुछ खास मेहमानों के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट का वीडियो देखा था। इसके अगले ही दिन स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर VN अनिल कुमार ने इस्तीफा दिया। जनवरी-फरवरी 2022 नई ऑडियो क्लिप्स, एक ऑडियो क्लिप आई जिसमें कथित तौर पर दिलीप की आवाज़ थी। कह रहे थे जांच करने वाले 5 अफसरों को देख लूंगा। इस बेसिस पर दिलीप के खिलाफ एक नई FIR भी दर्ज हुई, जांच अधिकारियों को नुकसान पहुंचाने की साजिश की। और फिर अगस्त 2024 में भारी मशक्कत के बाद रिलीज हुई हेमा कमेटी की रिपोर्ट। मशक्कत क्यों? क्योंकि 2019 के आखिर में CM को रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद उसे सार्वजनिक नहीं किया गया। लोगों ने सवाल किए कि आखिरकार पिनरई विजयन की कम्युनिस्ट पार्टी वाली सरकार इस रिपोर्ट के जरिए किसे बचाना चाहती है। सरकार पर दबाव बना तो मई 2022 में 1.5 पन्ने की जानकारियां साझा की, पर पूरी रिपोर्ट पब्लिक नहीं की। पर लोग अपने रुख पर अड़े रहे। RTI के तहत भी जानकारी मांगी गई। 19 अगस्त 2024 को फाइनली रिलीज हुई। काफी काट छांट के बाद सरकार का तर्क, पूरी रिपोर्ट पब्लिक कर देंगे तो पीड़िताओं की आइडेंटिटी जाहिर हो जाएगी। पर यह रिपोर्ट मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं के संस्थागत यौन उत्पीड़न और उनके साथ हो रहे भेदभाव का एक चलता फिरता दस्तावेज थी। WCC ने इस रिपोर्ट का स्वागत किया। इस बीच यौन शोषण के आरोपों की झड़ी लग गई। मीनू मुनीर, रेवती संपत, श्रीलेखा मित्रा जैसी कई अभिनेत्रियां खुलकर सामने आई। इंडस्ट्री में दूसरे पदों पर काम कर रही महिलाओं ने भी अपनी आप बीतियां सुनाई। बताया कि कैसे उन्हें स्टॉक किया जाता है, कैसे रात बेरात उनके कमरों के दरवाजों को खटखटाया जाता है, कैसे उन्हें गलत इरादों के साथ छुआ जाता है और बताया जाता है कि प्रोग्रेस का रास्ता सिर्फ और सिर्फ यौन उत्पीड़न के जरिए ही होकर जाता है। आरोपों की जद में आए बड़े बड़े नाम, M मुकेश, सिद्दीकी, जयसूर्या, इंदा वेला बाबू, मणियन पिल्लई राजू, डायरेक्टर रंजीत। इनमें से कुछ एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट यानी अम्मा से जुड़े हुए थे। दबाव बढ़ा तो इस्तीफे हुए। एक्टर मोहनलाल ने तो इसके प्रेसिडेंट के पद से भी इस्तीफा दिया। फिर सरकार ने SIT बनाई। कुल 35 केस रजिस्टर हुए, 26 में चार्जशीट भी दाखिल हुई। विक्टिम्स के लिए एक नोडल ऑफिसर भी अपॉइंट हुआ जो जनवरी 2025 तक एक्टिव रहा। हेमा कमेटी की रिपोर्ट केस में एक मील का पत्थर साबित हुआ। कई एक्टर्स के साथ हुई आपबीती खुलकर सामने आई। इंडस्ट्री में जो गंदगी थी वो बाहर आई। पर सवाल ये कि आखिर ये केस खुद अपने मकाम तक क्यों नहीं पहुंचा? क्यों पीड़िताएं बयान देने के लिए आगे नहीं आई? एक्टर दिलीप की बेल इस पूरे मामले को किस मोड़ पर छोड़ती है? हेमा रिपोर्ट में सिस्टम की जिन कारस्तानियों के बारे में बताया गया था, क्या वही सिस्टम आज भी इतना ताकतवर है कि एक्टर दिलीप को बचा ले गया? ये एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का एलिगेशन लगाया था दिलीप पे, जो एक्टर है। दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट क्राइम, तो जिसमें 6 लोगों को हायर किया था। एक ने एक्चुअली रेप किया था और उसको आज कन्विक्ट किया है अबडक्शन और रेप के लिए। इनफैक्ट गैंग रेप चार्जेस लगाया है उन पे। इनका नाम है पल्सर सुनी। उन्होंने एक्चुअली कोर्ट में बताया कि उन्होंने ये नहीं किया है, बट there was enough forensic evidence to confirm that he has actually been in the car and done the rape. अब बात यह है कि how did an acquittal for accused number 8 superstar actor Dileep happen? And the answer to that is it's just very difficult to prove criminal conspiracy. हमारे देश में अभी तक criminal conspiracy prove करने के लिए बहुत मुश्किल हुआ है, and it's all circumstantial evidence that the prosecution had to rely on. पल्सर सुनी की बात किया, he's very clearly also said that अभी हमें लग रहा होगा कि वो एक विलन है इस केस में, और वो है एक विलन। उन्होंने किया है ये गैंग रेप, उन्होंने किया है ये अबडक्शन, बट ये एक बात वो बोल रहा है कि ये सिर्फ मेरी काम नहीं है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है मुझे, एंड दिस इज अ सिस्टम दैट एनेबल्स क्राइम्स लाइक दिस। दूसरी बड़ी खबर में इतना ही। अब सुर्खियों की बारी। हवाई यात्रा से सफर करने वाले बीते एक हफ्ते से सफर कर रहे हैं अंग्रेजी का। देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो की सर्विसेज आज भी दुरुस्त नहीं हो सकी। क्या दिल्ली, क्या अहमदाबाद, कहीं कोई राहत नहीं। देश भर में 8 दिसंबर को 500 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। उधर DGCA ने इंडिगो को तकनीकी खराबी के कारण फ्लाइट कैंसिल और देरी के लिए शो कॉज नोटिस जारी किया था। जवाब देने के लिए 1 दिन का वक्त दिया, फिर बढ़ाया। 8 दिसंबर को 6 बजे तक की मोहलत मिली। क्या जवाब आया, बता रहे हैं साथी पत्रकार। DGCA ने इंडिगो को सोमवार शाम 6 बजे तक फ्लाइट ऑपरेशंस में गड़बड़ी को लेकर एक शोकॉज नोटिस जारी किया था। इंडिगो ने इस पर जवाब दिया है। इंडिगो ने कहा है कि हम अपने कस्टमर से जो उन्हें परेशानी हुई उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। हमें बेहद अफसोस है। इन दिक्कतों की वजह कई चीज़ों का असर था। इस समय ऑपरेशन में आई मुश्किलों की असल वजहों का पता लगाना मुमकिन नहीं है। इंडिगो ने यह भी कहा कि DGCA के नियमों के तहत जवाब देने के लिए 15 दिन मिलते हैं और
डिटेल रिपोर्ट तैयार करने के लिए उसे थोड़ा और समय चाहिए। पूरी रिपोर्ट जो है तैयार होने पर वो जमा करेंगे। इंडिगो ने यह भी बताया कि किन वजहों से समस्या हुई है। इनमें छोटी छोटी टेक्निकल गड़बड़ियां थी, सर्दियों का मौसम शुरू होना, साथ ही साथ शेड्यूल में कुछ बदलाव, ख़राब मौसम, एविएशन सिस्टम में और ज़्यादा भीड़ होना, वहाँ पर अपडेटेड क्रू रोस्टर जो नियम थे, जो फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन फेज़ 2 लागू करना, ये तमाम वजह थी जिसकी वजह से परेशानी आई है। इंडिगो ने यह भी बताया है कि वो फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन यानी FDTL फेज़ 2 को लागू करने में आने वाली चुनौतियों के बारे में DGCA से बात भी कर रहे थे और बदलाव, छूट या एक्सटेंशन की मांग कर रहे थे। ये दिक्कतें दिसंबर की शुरुआत में बढ़ी हैं और बढ़ने के कारण की वजह से ऑन टाइम नेटवर्क परफॉर्मेंस जो है वो कम हो गया, जिससे क्रू की अवेलेबिलिटी पर असर पड़ा। एयरलाइन ने अपने जवाब में ये भी बताया कि 5 दिसंबर 2025 को इंडिगो ने फंसे हुए ग्राहकों को निकालने, एयरपोर्ट पर भीड़ कम करने और क्रू साथ ही साथ एयरक्राफ्ट को दूसरी जगह भेजने के लिए बड़ी संख्या में कैंसिलेशन करके नेटवर्क को रिबूट करने का बड़ा फैसला किया था। वहीं न्यूज़ एजेंसी PTI के मुताबिक इंडिगो मामले में जांच के लिए जो पैनल बना है DGCA का, उसने बुधवार को इंडिगो के CEO पीटर्स एल्बर्स और जो COO हैं इसिड्रे पोर्क्वेरस, उनको बुला सकता है DGCA और ये जांच का ही हिस्सा होगा। 5 दिसंबर को एक 4 सदस्यीय पैनल बना था जो ऑपरेशनल रुकावट की जो असली वजह है उसका पता लगाने का इन्हें काम सौंपा गया था और कहा यह जा रहा है कि मंगलवार को वो COO और CEO दोनों को बुला सकता है पूछताछ के लिए। वहीं राज्यसभा में भी आज फ्लाइट की दिक्कतों का मुद्दा उठा। सिविल एविएशन मंत्री राममोहन नायडू बोले, इंडिगो की समस्या उसके क्रू रोस्टरिंग और इंटरनल प्लानिंग सिस्टम में समस्याओं के चलते हुई इसे हल्के में नहीं लेंगे, जांच जारी है। दूसरी सुर्खी, देश में माओवाद के गढ़ एक के बाद एक ध्वस्त हो रहे हैं। 2 दिन के अंदर 3 करोड़ से ज्यादा के इनामी माओवादियों ने सरकार और पुलिस के सामने सरेंडर किया। इनमें उनका टॉप कमांडर रामधेर मज्झी भी शामिल है, जिस पर 1 करोड़ का इनाम था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माओवादी कमांडर माझी ने 8 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के बकरकट्टा पुलिस स्टेशन में 11 कार्ड के साथ सरेंडर किया। एक AK-47 राइफल भी पुलिस को सौंपी। इसके अलावा नक्सलियों के डिवीजनल कमेटी के सदस्य चंदू सेंडी, ललिता, जानकी और प्रेम ने भी AK-47 और इंसास राइफल के साथ सरेंडर किया। इससे पहले 7 दिसंबर को मध्य प्रदेश के बालाघाट में मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी में भी 10 माओवादियों ने सरेंडर किया था, जिन पर कुल 2 करोड़ 36 लाख का इनाम था, जिसमें 62 लाख का इनामी काडर सुरेंद्र उर्फ कबीर भी शामिल था। माओवादियों ने खुद हथियार डालने के लिए पुलिस से संपर्क किया था। आज का ललन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।